नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपर गुप्ता। अक्सर हम जम्मू कश्मीर के इतिहास की बात करते हैं और बार बार हमने एक ही बात कही है कि जम्मू कश्मीर का इतिहास जो है उसे पूरी तरह से दर्शाया नहीं गया, लिखा नहीं गया। और यही बात पहले भी दोहराई हमने, जिन्होंने लिखा वो जम्मू कश्मीर के नहीं थे और वही इतिहास हमारे यूनिवर्सिटी में लागू हुए, हमें पढ़ना पड़ा। इतिहास के पीछे की बहुत सी बातें हैं जो उन्होंने लिखी हुई, जिन्हें हम अक्सर उन लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च की है, इसके बारे में जानते हैं और लिख रहे हैं, उनसे जानना चाहते हैं। बार बार हम यहाँ पे एक नहीं बहुत से इतिहासकारों को बुलाया है, बहुत से राइटर्स को बुलाया है और जम्मू कश्मीर का जो रियलिटी है, जम्मू कश्मीर 47 से पहले कैसा था, 47 से बाद क्या हुआ, उससे पहले महाराजा की हुकूमत में कैसा था। क्योंकि जम्मू जो है, डोगरू की जो रियासत है जम्मू, खासकर उसे इग्नोर किया गया है। जब भी कोई बात करता था, कश्मीर की बात करता था, जम्मू की नहीं होता थी। लेकिन अब जब हमारे बहुत से दोस्त सामने आ रहे हैं, बहुत से इतिहासकार सामने आ रहे हैं, खुल के बात करते हैं, तो बहुत सी ऐसी बातें निकलती हैं जिसे हम और आप नहीं जानते। ऐसे ही आज हमारे बीच में है कुलभूषण मल्होत्रा जी। ये भी रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में। इनसे भी कुछ जानकारी लेंगे। कुलभूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। कुलभूषण जी, हमने देखा आपने किताबें काफी लिखी हैं, शौक है काफी, और खासकर इतिहास के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में। और अगर हम बात करें 47 या उसके पीछे की, उस पर भी आपने काफी रिसर्च की है। आज हम जम्मू की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जम्मू की बात होती नहीं थी। जो भी बात होती थी कश्मीर की बात होती है। अगर कहीं भी हम जाते थे, जम्मू के नाम से नहीं पहचाने जाते थे, कश्मीर के नाम से पहचाने जाते थे। लेकिन जम्मू का इतिहास जो है लुप्त होता जा रहा था। क्या था ये इतिहास, इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। इसमें एक बात का पहले मैं आपको जवाब दूंगा। जो आपने कहा कि जम्मू का इतिहास हमें नहीं मालूम होता था, मैं छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा, फिर मैं पीछे चलूंगा इसके पीछे। मुझे एक मौका मिला प्रजा परिषद का इतिहास लिखने का, कि प्रजा परिषद क्यों। हमने आंदोलन में देखा कि बहुत सारे लोग, लाखों की भीड़ में लोग नारे लगा रहे थे, सड़कों पर थे, तो हमारे सामने आंदोलन हुआ। लेकिन जब हम पढ़ते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ, उस वक्त हजारों लोगों की भीड़ होती थी, औरतें, मर्द, और एक ही दो विधान, दो निशान, दो प्रधान के खिलाफ यानी कि उनकी आवाज थी। तो हम ये सोचते थे कि इतना बड़ा आंदोलन, और वो भी 1952 में, जबकि पॉपुलेशन भी इतनी नहीं थी और लोगों को सत्ता का भी कोई आने का कोई अनुभव नहीं था कि हम सत्ता में जाएं, कोई पार्टी नहीं थी, और इतना बड़ा आंदोलन करते थे। चलो इसका इतिहास हम ढूंढते हैं। आप यकीन करोगे गुप्ता साहब, मैं लाइब्रेरी में गया, आर्काइव में गया, मुझे कहीं भी कोई उसका मटेरियल पढ़ना तक नहीं मुझे मिला भी होगा। कुछ लोगों ने, राइटर्स ने कुछ लिखा है थोड़ा बहुत, वो भी 2 लाइनों में, 3 लाइनों में। फिर उसके बाद मैं दूसरा इमरजेंसी के ऊपर मैंने लिखना चाहा कि इमरजेंसी में हिंदुस्तान का चैप्टर तो हम जानते हैं, किताबें लिखी गई हैं, पर जम्मू में काफी लोगों ने, मतलब नहीं कि जेलों में रहे, कोई 19 महीने रहा, कोई 12 महीने रहा, कोई 17 महीने रहा, और सारे लोग अपने लोग थे। तो हम जानने की कोशिश करी कि चलो इनका रिकॉर्ड तो होगा। अब यकीन करो, एसडीओ जो मतलब रिकॉर्ड जिनके पास होता है पुलिस में, तो वहां अप्लाई करके मैं गया भी। उस वक्त हमारे डिप्टी सीएम थे जहाँ जम्मू के, गोविंदर जी, उनको बोला, उनसे फोन भी करवाया। तो वहां मैडम थी कोई, उसने साफ कहा कि 1975 का हमारे पास ऑनलाइन कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये रिकॉर्ड ही खत्म कर दिए। और जब प्रजा परिषद का था, इनको स्टेट एनिमी का दर्जा देते थे। मतलब कोई उनको ये नहीं कि जिस तरह कैदी जो होते हैं या उनका कोई ना कोई दर्जा होता है, तो इनको स्टेट एनिमी का, और कैदी नहीं थे। हाँ, इस तरीके का। तो इसी तरीके से, और फिर कुछ लोग जो इतिहासकार थे, मैं तो साफ ओपनली आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ, क्योंकि मैं इन चीजों को खुलेआम कहने की मुझे आदत भी है। क्योंकि इतिहास अगर लिखना है तो इतिहास को इतिहास की तरह लिखो, क्योंकि उसको सच को कभी छिपाओ मत, क्योंकि वही इतिहास है। लेकिन जहां लोग डर के मारे उन्होंने इतिहास को नहीं लिखा, जहां कोई बात आई उस बात को काट दिया और दूसरी बात शुरू कर दी, तो वो इतिहास बना नहीं। और वही हमारी जनरेशन ने पढ़ा और वही सीखा, और वही जब अब आज हम बात करते हैं तो वो हमारी बात को मानते नहीं। वो कहते नहीं, ऐसा हमने पढ़ा नहीं था, ऐसा हमारे पास था ही नहीं था। रही बात 47 के पहले की बात, महाराजा गुलाब सिंह ने, आपको मालूम ही है कि मार्च 1847 को ट्रीटी हुई थी। तो उस वक्त डोगरा रूलर के नाते महाराजा गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर इनके
हाथ में आया और जम्मू कश्मीर की क़यादत इन्होंने करी। इनसे पहले भी जनरल जोरावर सिंह जो इनके एक जनरल थे, इन्होंने काफ़ी दूर तक यानी कि तिब्बत, गिलगित, बल्तिस्तान, लद्दाख, ये सारे इलाके जम्मू कश्मीर मतलब मिला के जम्मू कश्मीर एक स्टेट बनाई थी। तो इसमें जब रूल कर रहे थे उससे लेके मैं इन शॉर्ट आपको बताऊंगा, चलो 11 साल इन्होंने काम किया। उसके बाद इनके बेटे रणवीर सिंह जी आए, उन्होंने भी मतलब 85 तक काम किया। बाद में प्रताप सिंह जी आए। 1909 तक कोई भी, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात थे कहीं के, वो इनको नुकसान भी पहुंचाते थे, वो अपने रूल्स अडॉप्ट कराने की कोशिश करते थे। मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा, वो एक लंबी हिस्ट्री है। लेकिन जो कश्मीर की जो बात आती है, जो आज की कश्मीर के हुक्मरान जिस बात पर बना करते हैं, ये फिंसी जो कहते हैं ना हमारे के, पहले खारिश होती है, फिर उसके बाद फिंसी बनती है, फिर उसको वो पूरा नसूर बनता है। तो ये 1909 से इसका नसूर बना, जब जम्मू में जंग मेज कॉन्फ्रेंस करके एक तंजीम बनी। वकील साहब थे जिन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिन्होंने बनाई। तो इनके दिमाग में ये बात उस वक्त आ गई कि महाराजाओं के ऐद में हम लोग काम कर रहे हैं, महाराजा जो भी मतलब इनके रिफॉर्म करते हैं तो हमें वो मानना पड़ता है। तो मजाटी मारी है, जब इनके दिमाग में ये सोच आ गई कि मजाटी मारी है, हम क्यों माने, तो इन्होंने एक तंजीम बनाई। लेकिन उसको शो यही किया कि हमारी इलिटरेसी है और हम लोग मतलब इनकी जो पढ़े लिखे लोगों ने एक तंजीम बनाई है ताकि जो अनपढ़ लोग हैं उन तक महाराजा की बात पहुंचाई जाए। तो राजे भी मस्त लोग होते थे, उन्होंने भी सोचा चल ठीक है, अगर किसी ने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है तो उन्हें दो। लेकिन ये कुछ लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को बाहर भेजते थे, खासकर लाहौर में जाके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी या कोई बात करनी। तो उस वक्त भी मुझे नाम नहीं जुबान पर आ रहा था, एक इनका ही तंजीम का मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बंदा, तो वो लाहौर में जाके उसने महाराजा के खिलाफ जाके बातें करी। तो जब ये पता चला तो महाराजा ने उनको देश द्रोह का मामला करके उनको देश निकाला। उसको तो सीधा देश निकाला होता था, तो देश निकाला कर दिया। फिर ये तंजीम ठप हो गई। फिर उन्हें डर गए कि अभी जहाँ मतलब प्रॉपर टाइम नहीं है। तो प्रताप सिंह का ऐद जो 1925 तक तो चला, लेकिन 1922 में ये लोग, क्योंकि जब हुक्मरान थोड़े नरम हो जाते हैं, जब हुक्मरान थोड़े उस तरीके की देख रेख नहीं करते हैं, तो कोई भी चीज़ जो आग होती है वो थोड़ी थोड़ी फिर भड़कना शुरू हो जाती है। तो 1922 में फिर इन्होंने रिवाइव की वो जंग मेज कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने रूट पकड़ा रजौरी का, पुंछ का, और इस तरीके से वो करते करते वो कश्मीर जा पहुंचे। और कश्मीर में उस वक्त शेख मोहम्मदुल्लाह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे एज ए टीचर। महाराजा ने ही इनको टीचर भी लगवाया। और वो एक वहाँ रीडिंग रूम कॉन्फ्रेंस करके जो बनाया था कि रीडिंग रूम के लिए, तो नाम ऐसे रखते थे कि रीडिंग रूम क्या, कि पेपर पढ़ते हैं। लेकिन वहाँ भी कॉन्फ्रेंसी होती थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उनके साथ जब मिली तो वहाँ जाके उनके दो दिमाग मिल गए और उन्होंने महाराजा के खिलाफ एक षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। और गुप्ता साहब वही षड्यंत्र जो आज तक के जो नसूर हमारा बना हुआ है, तो वो उस वक्त का षड्यंत्र था। उस वक्त तो कोई हुकूमत नहीं थी, देश गुलाम था। तो इस तरह के जो, ठीक है, जो राजाओं की जहाँ जहाँ राजे थे वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर भी ब्रिटिश हुकूमत का ही असर हुआ करता था। तो महाराजा उस वक्त हरि सिंह जी जब लंदन गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं, तो पीछे वो 4-5 लोगों का एक समूह बढ़ा के उनको स्टेट को देख रेख के लिए काम सौंपते हैं कि ठीक है आप इसको पीछे देखो। तो क्योंकि उस वक्त समय बहुत लंबा लगता था, आज तो कोई भी कॉन्फ्रेंस होगी, आज जाएंगे कल वापस आएंगे, तो उसमें महीने लग जाते थे। तो वहाँ ब्रिटिश वहाँ जब लंदन में गए तो पीछे से ये जो लोग थे इनकी कॉन्फ्रेंस ये हुई कि इसमें कोई मुस्लिम को इन्होंने नहीं डाला है। 5 लोग इन्होंने जो बनाए थे, तो वेकाफील्ड करके उस वक्त यानी कि प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे इनके उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि हमारा मुसलमान जहाँ कोई क्यों नहीं डाला, क्योंकि बात को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई चक्रव्यूह रचना पड़ता है। तो वो चक्रव्यूह इन्होंने रचा। तो इनकी उस वक्त ये मंशा हो गई कि हम महाराजा को बोलेंगे कि हमें अपनी गवर्नमेंट में कोई हिस्सा दो, तो हम भी उसमें रखें ताकि हमारे लोग नुमाइंदगी करें। और जब मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है तो हम अपने लोगों में जाके जो भी जहाँ के मतलब रिफॉर्म्स होते हैं वो लोगों तक पहुँचाए। तो उन्होंने क्या किया कि वेकाफील्ड उस वक्त जम्मू में थे, तो जम्मू में ये लोग वहाँ से आए। तो उन्होंने कहा कि अब महाराजा उस वक्त वापस आ चुके थे श्रीनगर में। तो इन्होंने वहाँ से बात करी कि प्राइम मिनिस्टर से इस तरह से बात। उन्होंने कहा महाराजा वहाँ बैठे हैं, आप उनसे बात करो, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो काम हो जाएगा। अब ये लोगों ने बहुत बड़ा एक समूह इकट्ठा करने के बाद उसके ऊपर एक जलसा रखा था लोगों को बताने के लिए कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और ये रीडिंग रूम वाले
ये सारे, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी, जी। यही तो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग के साथ चलते थे अंदर। तो उन्होंने कहा कि हम इकट्ठे होके एक तंजीम बनाएंगे और हमारा एक ही मकसद रहेगा कि अपनी कौम की सेवा करनी और महाराजा के रिफॉर्म्स को उन तक पहुंचाना। तो उन्होंने बड़ा वहाँ एक समूह इकट्ठा करके और जलसा वगैरह हो रहा था। खैर उस जलसे में किसी ने भी कोई आपत्तिजनक कोई बातें नहीं बोली, लेकिन जो हिस्ट्री में लिखा हुआ, जो पढ़ने में आता है कि उस वक्त एक अंग्रेज का रसोइया था, तो वो वहाँ आ गया। उसने आके उस स्टेज पर चढ़ के तो एक बुलंद आवाज में कहा कि अब वक्त आ गया है ईंट से ईंट बचाने का। तो राजा के महल की तरफ उंगली करके उन्होंने ऐसा बोला। जो बोला है जब, तो वो लोग तो समझ चुके। उसके ऊपर वहाँ थोड़ा सा विरोध हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ, उसको पकड़ा गया। तो लेकिन कश्मीरियों ने उस वक्त उसको अपना मसीहा समझा कि इसने बहुत अच्छी बात बोली, और उसको बचाने के चक्कर में या उसकी साइड लेने के चक्कर में सारे इकट्ठे हो गए, और इसके ऊपर यानी कि वो वहाँ कश्मीर में यानी कि शोरगुल शुरू हो गया। अब ये रोज उसकी सुनवाई होती थी वहाँ करके, और जिस दिन फाइनल सुनवाई होनी थी, और जब देखा गवर्नमेंट ने, महाराजा मतलब के पैरोकारों के, ये तो सारे वैली के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो कोर्ट में जाएंगे तो हल्ला गुल्ला करेंगे, तो बेहतर यह है कि जेल में ही इसको मतलब वहीं सुनवाई करेंगे। तो जब जेल में सुनवाई रखी, ये लोग सराउंडिंग वहाँ इकट्ठे हो गए, तो इन्होंने उस दिन बहुत सारी आगजनी, जितने भी पीओजे के जिसको हम कहते हैं, वहाँ के जितने भी इलाके थे वो सारे जम्मू कश्मीर के ही थे। वहाँ आगजनी, जहाँ हिंदुओं की प्रॉपर्टी थी उनको जला दिया गया। मतलब इस तरह शुरुआत वहाँ, हाँ, वहाँ से जो मतलब मैंने बोला कि खारिश के बाद फिंसी, फिंसी के बाद फोड़ा, फोड़े के बाद नसूर, तो वहाँ से वो खारिश भी वहाँ शुरू हुई और फिंसी भी वहाँ बढ़ी। तो इस तरीके की वहाँ के हालात शुरू हुए जो आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। पर सब एक चीज आपने पहले भी कही है कि हम आर्काइव में गए, हमें कुछ नहीं मिला। मैंने इसी पे एक ठाकुर गुरचरण सिंह है, उनके साथ मैंने प्रोग्राम भी किया, मंत्री भी रहे आर्काइव के, उन्होंने चेंज करने की कोशिश भी काफी की, लेकिन रिकॉर्ड नहीं बचा पाए। और उसमें रिकॉर्ड अब आर्काइव को शिफ्ट किया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन रिकॉर्ड सचमुच खत्म हो। क्या ये साजिश थी कि इनकी जानबूझ के रिकॉर्ड को खत्म किया जाए, सचमुच दिमाग आगे खराब हो गए? नहीं, मैंने पहले आपको बोला कि मैं हमारे उनको स्वर्ग में स्थान मिले गोपाल सत्य जी, जिनकी मतलब देख रेख में मैंने पहली किताब लिखी और उनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि अब एक ही बात है, उसमें से बहुत कुछ निकलता है, क्योंकि जब हमारी जितनी भी एजिटेशन होती थी तो उन लोगों को जो स्टेट एनिमी कहते थे, मतलब यानी कि हम लोग स्टेट के दुश्मन थे, हम कोई आवाज नहीं उठा सकते थे। इसलिए हमारा कोई भी लिखा हुआ कागज, आप यकीन करोगे मैंने प्रजा परिषद का इतिहास लिखने के लिए 60 साल कोई लिख नहीं सका। यदि मैं कहता हूँ मैं बहुत पढ़कार हूँ कि मैंने लिखा है, ऐसी बात मैं हरगिज नहीं कहूंगा, लेकिन कोई इसको नहीं लिख सका। जब किताब हमने प्रोड्यूस की तो हर व्यक्ति ने मुझे ये कहा कि आपको मटेरियल कहाँ से मिला। हमने बहुत कोशिश करी कि हमें नहीं मिला, लेकिन मैं लोगों के घरों में गया जो एक्टिविस्ट उस वक्त के थे, तो उन्होंने किसी न किसी ट्रंक में उनके बाबा की मतलब इनके बुजुर्गों ने कोई फाइल पड़ी है, उसमें फोटो पड़े हैं या कुछ ऐसी कागज पड़े, वहां से वो इकट्ठा करके हमने उस तरीके का इतिहास लिखा, तब जाके किताब बन सकी, उस चीज को हम डाटा कलेक्ट कर सके। तो जब स्टेट एनिमी कह दिया, इसका मतलब हो गया कि उन्होंने जानबूझ के यानी कि वो रिकॉर्ड कोई रखा ही नहीं। लेकिन एक बात और भी है, मतलब वक्त के साथ चेंज आती गई, हालात बदले, जम्मू की भी आप कहें कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ती गई, जेनोसाइड हुआ कश्मीर के अंदर, और उसको किस तरह से दिखाया गया, दर्शाया गया, दुख है, हुआ, अच्छी बात नहीं थी। एक बहुत बड़े कश्मीरी पंडितों को, इतना बड़े तबके को अपना घर छोड़ के निकलना पड़ा। पूरे देश के साथ साथ दुनिया की भी हमदर्दी उनके साथ थी, जितना उनके लिए कर सकते थे सरकार ने भी किया, लोगों ने भी किया। लेकिन उसके साथ साथ जम्मू में भी हुआ, जम्मू की आवाज किसी ने नहीं उठाई। कश्मीर फाइल भी बनी, फिर एक बार जख्म कर दे गए, फिर लोगों को दिखाया गया उस वक्त क्या हुआ, फिर वो हमदर्दी जागी। हालांकि प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने करोड़ों रुपए कमाई, अलग बात है। प्रधानमंत्री जी ने भी एक किस्म का उनका प्रचार किया, ऐसे 370 की भी बात की। जम्मू में हुआ, रुनात बाजार में हुआ, शिवालय में हुआ, कालूचक में हुआ, कहीं कोई नाम नहीं है, क्यों? देखो सर, ऐसी ये बात आपने मेरे दिल की बात कही, और जिस चीज के ऊपर मैं चल रहा हूँ वही आपकी जुबान पर बातें आई। इन चीजों को मैंने भी देखा, मैं दुख है, क्योंकि कश्मीर में जितने भी, चाहे वो हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, वो भी हमारे भाई हैं, जिसके साथ भी गलत होता है, अच्छा वो इसी धरती का एक बाशिंदा है, मनुष्य जीवन में आया है, उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। और
पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के साथ जब गलत होता है तो इसका मतलब दूसरी कम्युनिटी उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करती है। तो कश्मीर में जब हालात इन्होंने बनाए गए और कश्मीर में मतलब जेनोसाइड हुआ, कश्मीर में लोगों को भागना पड़ा अपने घर छोड़ के। कौन आदमी आज बिल्कुल। अपना घर छोड़ के जाता है? कहने की बातें जो मर्जी जितना मर्जी आगे मिल जाए, लेकिन जो पीछे अपना वसीला होता है उसको आदमी छोड़ के जा नहीं सकता है। माल मवेशी होता है, अपनी अटैचमेंट्स होती हैं, ठीक है। उस वहां तक उन्होंने फिल्म भी बनाई, सब कुछ किया, लेकिन वही बात आ जाती है कि जब जम्मू का बेसिक क्या था कि जम्मू का डोगरा लिखने में कमजोर है। कश्मीर के जो लोग हैं वो थोड़े इंटेलेक्चुअल भी हैं और लिखने पर विश्वास करते हैं। हम लोग कहने में विश्वास करते हैं, वो लिखने में विश्वास करते हैं। जो लिखा गया पेपर है वो कभी मरता नहीं है, वो कही हुई बात है तो वो दंत कथा बन जाती है। तो दंत कथा पर आज के जमाने में विश्वास नहीं किया जा सकता। तो मैंने भी इसी चीज को ही फॉलो किया कि जम्मू कश्मीर में जो हुआ ठीक है, उसको दर्शाया गया, पूरे वर्ल्ड ने उसको देखा और पूरे वर्ल्ड में जो पता चला कि वाकई कश्मीर में इतना कुछ हुआ, हिंदुओं के साथ हुआ। और आज जो माइग्रेशन हुई पूरे हिंदुस्तान में, वो मतलब जगह जगह बेचारे बैठे हुए हैं, चाहे अच्छी पोजीशन में है या बुरी पोजीशन में जो भी है, लेकिन अपने घर को छोड़ा। और डोडा में जब हमने देखा कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में इतनी माइग्रेशन हुई और डोडा में हमारा पूरा हिंदुस्तान वहां इकट्ठा हो गया, आरएसएस के लोग वहां खड़े हो गए वहां जाके, क्योंकि वो जम्मू से ही सब कुछ लोग तैयारी करते थे कि भाई किसी भी तरीके अपनी जान दे दो लेकिन माइग्रेशन मत करो। क्योंकि कश्मीर में ऐसा कोई नहीं था कि जो उनके साथ खड़ा होता और उनको रोक पाता, क्योंकि उनके साथ रातों रात यानी कि एकदम हजारों की समूह में जो लोग नारे लगाते आते थे। और डर तो एक चीज है ही है, मनुष्य है, आदमी तो डरता ही है। लेकिन डोडा में भी क्योंकि वो हालात देखे थे, इसलिए उन लोगों ने मुकाबला किया। आपने देखा सतीश भंडारी, रुचर जी और बस कितने लोग यानी कि काटल जी, लोगों ने अपने जीवन दे दिए। इवन के मैं एक दफा नरेश काटल उनके बेटे हैं काटल जी के, उनको मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा कि उनको बोला कि आप भाग जाओ, आपके पीछे यानी कि वो है, इन्होंने मतलब इनकी साजिश बनाई है। उन्होंने कहा भागना, मैं अपनी जान बचाने के लिए नहीं भागूंगा, मैं भाग गया तो मेरे पीछे हजारों की लाइन लग जाएगी भागने वाली, हम माइग्रेशन नहीं होने देंगे, मर जाएंगे कोई बात नहीं। और वही हुआ कि वो लोग भागे नहीं, अपनी बहुत सारी जानें कुर्बान कर दी, लेकिन वहां डटे रहे। लेकिन उस इतिहास को भी किसी ने लिखने का प्रयास नहीं किया। और आज मेरे अपने मन में थोड़ी खुशी भी हुई जो आपने मुझे सवाल पूछा, कि यही चीज मेरे मन में जब थोड़ा घर कर गई कि क्या वो भी तो इंसान थे और उनका भी जेनोसाइड हुआ है। आपने देखा किश्तवाड़ के रास्ते में शाला वहां बस को रोका गया, दीन मोहम्मद इधर खड़े हो जाओ, वो मोहन लाल इधर खड़े हो जाओ, फलाना इधर खड़े हो जाओ, फलाना इधर खड़े हो जाओ, देखा 17 हिंदू है उनको गोली मार दी गई। अच्छा, और बहुत सारे इतने मतलब 41 मैसेकर्स जो जम्मू में हुए, जिस तरह आपने पहले जिक्र किया रुनाबदार का, मैं कहता हूँ रुनाबदार के किसी बाशिंदे को पूछो, उसको नहीं मालूम होगा। दिल है जम्मू का। हाँ, रुनाब मंदिर तो जम्मू का दिल है। हाँ। और पंचबख्तर मंदिर में, अच्छा कालू चक में, जिधर सराउंडिंग जम्मू में, जहाँ हम रोज मतलब वॉक में चलते हैं, तो जहाँ इतना मतलब इनके टेररिस्ट अटैक्स हुए, इतने मैसेकर्स हुए, लोग मारे गए, लेकिन आज तक किसी ने उसको लिखने का प्रयास नहीं किया। तो पता नहीं भगवान ने मेरे दिमाग में क्या ये बात डाली कि मैं चाहता था कि उन लोगों को सच्ची ट्रिब्यूट मिले हमारी तरफ से, क्योंकि मैं एक एज ए राइटर की हैसियत से भी और एज ए एक जम्मू का लोकल होने के नाते भी, तो लिखने का मेरा मकसद यही था। उन लोगों के जब नाम आएंगे, चित्र आएंगे, तो लोग पढ़ेंगे तो उनको ट्रिब्यूट ऑटोमेटिकली मिलेगा, ये मेरा अपना ख्याल था। तो उस तरीके से मैंने ये अनटोल्ड स्टोरी ऑफ टेररिज्म एंड प्रॉक्सी वार इन जम्मू, ये किताब मैंने लिखी और ये छपने गई है। बहुत जल्दी आपको मैं काफ़ी भेंट करूंगा और इसमें जो चीज़ें आपने मुझे पूछी गई वो हर चीज़ आपको वहाँ जवाब में मिल जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने कुलभूषण जी। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी किताब जो है वो सामने आएगी और बहुत से तथ्य जो है, बहुत सी ऐसी सच्चाइयाँ जो हैं जो हमसे छुपी हुई हैं, वो भी सामने आएंगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, ये सब जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।